हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल हो या कहीं आपको एग्जाम में नियो कीनेशियन मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना दिस इज द सेम मॉडल, दैट इज आईएसएलएम मॉडल। तो यहाँ पे चाहे नियो कीनेशियन लिखा हो या आईएसएलएम के बारे में पूछा हो तो क्वेश्चन सेम है, टॉपिक सेम है आपका। अब यहाँ पे जैसे हम इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं मेजरली, वहां पे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम की बात ही करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम की हम बात करके क्वांटिटी और प्राइस को डिटरमिन करते हैं, उसी तरीके से जब आप आईएसएलएम की बात करोगे तो यहाँ पे हम किस कर्व की बात करेंगे? नंबर वन, हम आईएस कर्व के बारे में बात करेंगे और नंबर टू इज द एलएम कर्व के बारे में बात करेंगे। और फिर से हम बोलेंगे जहां पे हमारी आईएस एलएम कर्व मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट गिव्स अस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो हमें क्या देगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हमें बेसिकली मिलता क्या है, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ये चीज हमें देखनी है। और दूसरा कि आईएस कर्व और एलएम कर्व बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर वन, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको आईएस एलएम कर्व के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस और हमारे एक्स एक्सिस में क्या आएगा, अल्टीमेटली हम क्या डिटरमिन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए, आईएसएलएम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप 2019 से ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2022 का साल था जहां पे आईएसएलएम से क्वेश्चन नहीं आया। अदर देन दिस, आपको 2019 के बाद 2023 तक मिलेगा कि आईएसएलएम से क्वेश्चन आए। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन रीड नहीं करवाऊंगी, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आप वापिस पहले पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स पे इसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जब हम यूपीएससी वाला बैच लेंगे, तो वहां पे मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो इसके लिए लेकर आऊंगी क्वेश्चन की। अभी आप सिर्फ देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से टॉपिक हमारे लिए रेलिवेंट है। 2019 में क्वेश्चन आया 15 मार्कर का क्वेश्चन, आपको 2019 के अंदर दिखा। 2020 में हमें 20 मार्क का क्वेश्चन दिखा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये अगेन न्यूमेरिकल है। फिर 2012 और 2010 के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिला। फिर 2021 के अंदर हमें 10 मार्कर का क्वेश्चन दिखा। 2023 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिखा। तो कहने का मतलब यही है कि काफी टाइम यूपीएससी आईएसएलएम को टच कर रहा है, तो ये टॉपिक हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। अभी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट कि अभी तक आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट भी होता है रिगार्डिंग एनी लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आप मुझे फ्री होकर पूछ सकते हैं। उसके लिए जस्ट कमेंट। अब यहाँ पे आईएसएलएम मॉडल की बात करेंगे। तो आईएसएलएम मॉडल में मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास दो कर्व्स है, एक आईएस और एक एलएम कर्व। आईएस, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। आईएस स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग, एलएम स्टैंड फॉर लिक्विडिटी मनी सप्लाई। ठीक है, तो अगर हम आईएस की बात करें, आईएस हमारा एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा मार्केट? प्रोडक्ट मार्केट, या हम इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गुड्स मार्केट। आईएस कर्व हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट मार्केट और गुड्स मार्केट। उसी तरीके से जब हम एलएम की बात करेंगे, एलएम से आपका क्या मतलब होना चाहिए? एलएम स्टैंड फॉर मनी मार्केट। एलएम का क्या मतलब है? मनी मार्केट। अब यहाँ पे जब आईएस एलएम मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम बिटवीन आईएस एंड एलएम कर्व। अगर दिस इज योर आईएस कर्व, दिस इज योर एलएम कर्व,
और हमने बोला दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ आना चाहिए, जब हम ISLM मॉडल के बारे में बात करेंगे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं। किसके? इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रोडक्ट मार्केट एंड द मनी मार्केट, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम प्रोडक्ट मार्केट का क्या मतलब है, मनी मार्केट का क्या मतलब है। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट मार्केट की जगह IS भी लिखूं, ठीक है, IS की जगह मैं प्रोडक्ट मार्केट भी बोलूं, तब भी आप समझ पा रहे होंगे कि IS कर्व हमारी किस मार्केट की कर्व है, इट बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट मार्केट। लाइकवाइज जब आप LM कर्व की बात करोगे, LM कर्व हमारी किस मार्केट के साथ बिलोंग करेगी, इट बिलोंग्स टू द मनी मार्केट। गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट की बात करें, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड का क्या मतलब होता है, लेट्स से ये पेन है, दिस इज अ फाइनल गुड, बना हुआ है, अल्टीमेटली आप कंजप्शन के लिए ही यूज कर रहे हो। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर फाइनल गुड्स आर बाइंग एंड सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडेड। जैसे आप लोग अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, अमेजोन इज अ प्रोडक्ट मार्केट। उसी तरीके से आप किसी सुपर मार्केट में जा रहे हो, वो एक एग्जाम्पल है प्रोडक्ट मार्केट की। या मैंने आपको क्या बताया अभी, अमेजोन हो गया, ठीक है आपका, या फ्लिपकार्ट हो गया, या आप किसी हेयर सैलून में जाते हो, वहां पे हेयर कट लेने के लिए जा रहे हो, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी क्या है, वो भी एक प्रोडक्ट मार्केट है। अब जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा मनी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग अकर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग अकर्स। अब जब हमने बोला शॉर्ट टर्म, इसका मतलब यहाँ पे हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं जिनकी मेच्योरिटी क्या होगी, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, या 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होगी। इसमें हम लोग मनी मार्केट में इंटरबैंक लोन्स के बारे में पढ़ते हैं, US ट्रेजरी बैंक्स बिल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट एंड द मनी मार्केट। अब यहाँ पे जब हमने ISLM के बारे में बोला, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला IS क्या है, IS इज योर प्रोडक्ट मार्केट और गुड्स मार्केट। उसी तरीके से जब आप LM के बारे में बात करेंगे, LM इज व्हाट, LM इज मनी मार्केट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट, कोई भी चीज बनानी है उसके लिए वी नीड इन्वेस्टमेंट, हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई होप आपने क्लासिकल लोनेबल फंड थियरी पढ़ी होगी। अब इन्वेस्टमेंट, जब बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से पैसा लेता है, वो वो पैसा यूज करता है जो हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ सेविंग रखते हैं। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो यहाँ पे जो आपकी IS कर्व है, I स्टैंड्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट, S स्टैंड्स फॉर योर सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे IS का क्या मतलब हो गया, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। ठीक है, उसी तरीके से LM को हमने क्या बोला, इट इज योर मनी मार्केट। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई हो रहा है किसका, मनी का। तो इसका मतलब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये M है, M इज व्हाट, M इज योर मनी सप्लाई। M क्या है आपका, मनी सप्लाई, सॉरी। और L को हम कहते हैं मनी डिमांड, और इसको रीड कैसे करेंगे, इट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्लियर? तो अब आपको पता चला IS इन्वेस्टमेंट सेविंग, प्रोडक्ट मार्केट,
LM लिक्विडिटी प्रेफरेंस, या कई बार मैं मनी डिमांड भी बोलूंगी, आप इसको मनी डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ आया व्हाट इज IS एंड व्हाट इज LM। अब यहाँ पे हम ISLM पे बात कर रहे हैं। तो ISLM हमें क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट मतलब इनकम Y इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मनी मार्केट में हम लोग 1 ईयर या 1 ईयर से लेस के जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी मेजोरिटी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है, हम उनकी बात कर रहे हैं, दैट्स वाई शॉर्ट रन। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक आउटपुट इन द शॉर्ट रन। तो यहाँ पे हमारी जो IS कर्व है, मैं अभी आपको लेटर ऑन समझाऊंगी। यहाँ पे हमारी IS कर्व कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। LM कर्व हमारी कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट में हम रीजंस तक देखेंगे कि क्यों आपकी IS कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है और क्यों आपकी LM कर्व अपवर्ड स्लोप करती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा आएगा इकोनॉमिक आउटपुट या GDP, या हम इसको क्या लिखेंगे, एज इनकम। ठीक है, कहीं आपको इकोनॉमिक आउटपुट GDP या इनकम लगा हो दिखाई दे तो गलत नहीं होगा, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हो। और वाई एक्सिस पे भी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे इनकम आता है। इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं आपके साथ सिर्फ बेसिक्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी IS और LM जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, हम बोलेंगे वहां पे हमें क्या मिल रहा है, हमें वहां पे एक पॉइंट इनकम का और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट मिल रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो इसी पॉइंट को, इसी R और Y के कॉम्बिनेशन को हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम लोग ISLM में बेसिकली जो हमारा आइडिया है बिहाइंड द ISLM वो क्या है कि हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट। यहां तक क्लियर? अब आपसे कोई पूछे अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट, आप बता पाएंगे? अब आपसे कोई पूछे मनी मार्केट, आप बता पाएंगे? अब देखिए, इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट, अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट, आप मुझे बताइए, आप मुझे एकदम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मैम प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स शेल्फ्स के ऊपर पड़े हुए हैं, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, आपके पास लेट से 10 पेन अगर पड़े हुए हैं, तो कोई 10 पेन खरीदने के लिए आ जाता है, जितनी सप्लाई दी उतनी डिमांड हो गई, दैट इज इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट। उसी तरीके से अगर आपसे कोई मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करे, तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आपके दिमाग में क्या आएगा, अब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई की जगह हम किसके सप्लाई और डिमांड के बारे में बात करेंगे, हम मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड में बात करेंगे। अब जब भी हम मनी की सप्लाई के बारे में बात करते हैं, मनी की सप्लाई कौन कंट्रोल करेगा, लेट्स सी अगर मैं इंडिया की एग्जांपल की बात करूं, तो मनी की सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है, मनी सप्लाई को, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी अगर मनी सप्लाई अवेलेबल है वो तो डिसाइड की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी मनी सप्लाई इज फिक्स। जितनी आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है, अगर उतनी ही मनी डिमांड हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन द ISLM मॉडल हम साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड इन द मनी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग लिख लेना। इसका मतलब होता है कि हमारे पास डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई के लिए मटेरियल होना चाहिए, मतलब राइट अमाउंट ऑफ स्टफ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और लोगों के पास एनफ कैश होना चाहिए कि वो डिमांड भी क्रिएट कर सके।
ठीक है, तो इसको लिख लो, इट इज, ठीक है, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में ये लिखवा रही हूँ, ये आपको सिर्फ याद रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको याद रहेगा। इट इज लाइक हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ स्टफ फॉर सेल एट द right price with enough cash in everyone's pocket to buy it। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये लिखा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक बहुत स्टेबल सिचुएशन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब हमारे पास सप्लाई जो के लिए जो मटेरियल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो भी सफिशिएंट होने चाहिए, और हर पर्सन के पास एनफ पैसा होना चाहिए सो दैट वो डिमांड भी क्रिएट कर सके फॉर द अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। एम आई क्लियर? प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट समझ आया? आईएसएलएम बोलना क्या चाह रहा है, अगर आपसे कोई पूछे आप क्या बोलेंगे? इट टॉक्स अबाउट द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट। क्लियर यहां तक सबको? अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग टॉपिक, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगी, आप मुझे फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब यहाँ पे हम आईएस कर्व और एलएम कर्व को पहले अलग अलग देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इंटरसेक्शन का पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? एलएम कर्व की। एलएम कर्व की इसलिए बात करूंगी बिकॉज यहाँ पे वन ऑफ द वेरिएबल इज फिक्स। हमारे पास जो मनी सप्लाई है दैट इज फिक्स, हम इसको बोलते हैं इट इज एक्सोजीनियसली, इट इज एक्सोजीनियसली डिटर्मिन। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के केस में मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये क्या है? इट इज फिक्स। तो मनी सप्लाई फिक्स होने का मतलब मनी सप्लाई की कर्व हमारी कैसे बनेगी? इट इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे वाई, दैट इज नेशनल इनकम। अब यहाँ पे जितने भी हम कर्व्स बनाएंगे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में आर और वाई ही आने वाला है। ठीक है, तो मनी सप्लाई कर्व बन गई। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? नाउ हमें बात करनी है मनी डिमांड। जब हम मनी डिमांड की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि हमारी जो मनी डिमांड है वो डिपेंड करती है किसमें? इनकम पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आप लोग समझ भी सकते हैं, अगर हम मनी डिमांड की बात करेंगे, पहले इनकम की बात करें, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितनी ज्यादा इनकम होगी, उतना ज्यादा आप लोगों के वॉलेट्स पे पैसा पड़ा होगा, उतना ज्यादा आपके पर्स में पैसा पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको महीने के मिलते ही 2000 है, क्या आपकी पॉकेट्स में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा होता है? नहीं पड़ा होता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? मनी डिमांड और इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मनी डिमांड और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये चीज समझाऊंगी। अब यहाँ पे मनी डिमांड और इनकम के बीच में तो आपको समझ आ गया पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में। अब हमारा आता है मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, लेट्स से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 4%, तो आप में से काफी लोग हो सकता है 500 रुपए जो है वहां पे सेविंग करते हैं, 500 रुपए की इन द बैंक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% हो जाए, तो क्या आप अपने वॉलेट में पैसा रखना प्रेफर करोगे या बैंक में? आप में से काफी लोग बोलेंगे कि हम बैंक में जाकर पैसा रखेंगे। आप में से हो सकता है काफी लोग 700 रुपए बैंक में रखें। आपकी इनकम थी 2000 रुपए, पहले आउट ऑफ दिस 2000 आपने 500 रखा था कहाँ पे? बैंक में। नाउ आप लोग हाथ में कितना पैसा रख रहे हो? हाथ में आपके पैसा है 1500 रुपए। लेकिन जैसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, नाउ
आपके पास कितना पैसा बच गया? 1300 रुपए बच गया। ये जो 1300 या ये जो 1500 है, हम इसको क्या कह रहे हैं? इट इज मनी डिमांड। तो यहाँ पे मनी डिमांड कम हो गई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम बोलते हैं मनी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मैंने आपके साथ कीन्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस, उसमें मैंने आपके साथ ट्रांजेक्शनरी डिमांड, स्पेक्युलेटिव एंड प्रिकॉशनरी डिमांड डिस्कस किया है। तो आप वो जाकर देखिए, ठीक है? अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता दूंगी उसके बारे में, लेकिन इन डिटेल में मैंने आपको वहां पे बताया है, तो आप जाकर वो देखिए। क्लियर? तो मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशनशिप है? अगर आपसे कोई पूछे, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है? इट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं। आई होप आप सबके पास नोटबुक पेन है इस समय, जहां पे भी बैठे हैं। ठीक है, नोटबुक पेन लेकर बैठो, साथ साथ चीजें लिखो। मनी डिमांड इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन बाई माइनस सी टू आर। सी नॉट क्या है? कोई कांस्टेंट है। सी नॉट कांस्टेंट है आपका, सी टू इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज सी वन और सी टू। हमारे लिए ये कांस्टेंट की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, और याद रखना सी वन और सी टू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे मनी डिमांड और इनकम के बीच में सी वन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मनी डिमांड और इनकम के बीच में हमें क्या दिखाई देता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास जो एक नेगेटिव साइन है वो हमें क्या बता रहा है? मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे, प्लस कहाँ लिखेंगे? इनकम के साथ, जो हमें क्या बता रहा है? मनी डिमांड और इनकम के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। लाइकवाइज ये नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट एक नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मनी डिमांड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या बोला था? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हमारी मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या होती है? बराबर होती है। मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होती है, मतलब मनी सप्लाई कर्व आपकी ये है, मनी डिमांड हमारी इस तरीके से कर्व होती है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने क्या बोला? इक्वल होगी, मतलब अगर मेरे को इक्वेशन में इस चीज को रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? दिस इज इक्वल टू एम नॉट एस। ठीक है, तो एम नॉट एस इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन बाई माइनस सी टू आर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सबको समझ आया? अब यहाँ पे हमने बोला एम डी, दैट इज द मनी डिमांड। डी को थोड़ा सबस्क्रिप्ट में लिखना, दिस इज द मनी डिमांड। लेकिन इट इज मनी डिमांड एट सम इनकम लेवल। लेट से आपका अगर इनकम लेवल वाई नॉट है, तो उस समय मनी डिमांड क्या होगा? ये वाला। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि मनी डिमांड जब आपकी, दिस कर्व, मनी डिमांड कर्व, ये आपका क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में हैं तो मनी डिमांड इज लेस, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मनी डिमांड इंक्रीज करेगी। तो ये आपको क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हमें यहाँ पे हमने क्या देखा था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मनी डिमांड ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम, विद द इनकम। तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो मनी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन इसके लिए यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे शिफ्ट होता है। हम इधर मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, एम डी वाई वन पे आप ऊपर शिफ्ट करोगे, एम डी वाई टू पे आप और ऊपर शिफ्ट करोगे, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी मनी डिमांड इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे
हमारी इनकम बढ़ेगी, मनी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आपको मैं एक चीज यहाँ पे देखने को बोलूं, जैसे जैसे आपकी मनी डिमांड इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है? द रीजन बी, हमारे पास इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। मनी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप डिमांड करना शुरू हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो इकोनॉमी में मनी की, लेकिन मनी सप्लाई तो हमारे पास फिक्स है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम ना आ जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट जो जो हमारी फिक्स मनी सप्लाई है उसको मनी डिमांड बैलेंस कर सके। क्लियर? दैट्स वाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आपको मनी डिमांड कर्व समझ आया कि मनी डिमांड कर्व हमें कैसे बनानी है? अब इससे हम लोग कर्व बनाते हैं, दैट इज नोन एज एल एम कर्व। ठीक है, आपने यहां तक लिखा सबने? अब यहाँ पे मैं इसके साथ एल एम कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे वाई की जगह लिखिए क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मनी मार्केट के बारे में, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मनी। और यहाँ पे हमारा वाई आता है एलएम के टाइम, दैट इज योर इनकम। अब एलएम कर्व हमारी कैसे बनेगी, लाइक दिस, अपवर्ड स्लोपिंग। अब एक बार क्वेश्चन भी आया था केएस के एग्जाम में, जो जेकेपीएससी कंडक्ट करती है, वहां पे क्वेश्चन आया था, या तो आईएएस कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है या एलएम कर्व अपवर्ड स्लोप क्यों करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, शायद 2021 का क्वेश्चन है, और उससे पहले भी 2 या 3 बार ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारे फिर से 2 क्वेश्चन निकलेंगे फॉर एग्जाम। नंबर 1, वाई एलएम कर्व्स स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है, और जब हम आईएएस के लिए डिस्कस करेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है, व्हाई योर आईएएस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, आईएएस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए जो 10 मार्कर में जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आए हुए हैं। तो एलएम कर्व की मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एलएम कर्व बनेगी। अब यहाँ पे वापस से आइए। अब एलएम कर्व में बेसिकली हम कैसे फाइंड निकालते थे एलएम कर्व, हम ये हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, वाई नॉट आर नॉट, वाई 1 R1, वाई 2 R2। तो जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया किसको, वाई 0 R0 को, वाई 1 R1 को, और वाई 2 R2 को, तब हम बोलेंगे हमारे पास एक कर्व है, दैट इज नोन एज योर एल एम कर्व। क्या बोलेंगे आप इसको, एल एम कर्व। क्लियर यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, मैं वापस बोल रही हूँ, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है वाई एल एम कर्व स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे, ठीक है, एक्स एक्सिस को देखो, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है वाई 0 से वाई 1, वाई 1 से वाई 2, इनकम इंक्रीज करेगी, तो मनी डिमांड फंक्शन में क्या था हमारा, एम डी इज इक्वल टू C0 + C1 वाई माइनस C2 R। आप इस चीज पे फोकस करेंगे। हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, हम क्या बोलते हैं, इनकम इंक्रीज करने से
इकोनॉमी में आप क्या करोगे, पैसा अपने पॉकेट में ज्यादा रखोगे, खर्चने के लिए पैसा ज्यादा आएगा आपकी पॉकेट में। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज करेगा। ट्रांजेक्शन डिमांड क्या है, जो आप रोज का लेन देन के लिए जो पैसा यूज करते हो, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन डिमांड। तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या है, फिक्स है। मनी सप्लाई फिक्स है, तो इसका मतलब हम लोग चाहते हैं कि लोग हाथ में पैसा कम रखें, लोग जो डिमांड फॉर मनी क्रिएट कर रहे हैं वो कम करें, सो दैट मनी सप्लाई और मनी डिमांड में एक बैलेंस हमें दिखाई दे। तो हमें क्या करना है, मनी डिमांड को कम करना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8% हो जाए, तो आप में से काफी लोग क्या करेंगे, आप बैंक में जाकर पैसा रखना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 में से पहले सारा पैसा आप लोग खर्चने के लिए रखते थे। पहले आप बैंक के पास कोई पैसा नहीं रखते थे, लेकिन जैसे ही आपने देखा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप 4,000 अगर बैंक में रख लो, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 6,000। अब आपके वॉलेट्स के अंदर 6,000 रुपए ही मिलेगा। तो 6,000 मतलब पहले आप 10,000 रुपए खर्चे के लिए रख रहे हो, नाउ 6,000 रख रहे हो। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर हुआ क्या, बेसिकली इकोनॉमी के अंदर जो आपकी मनी डिमांड है वो कम होगी। तो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों इंक्रीज करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं इकोनॉमी में मनी डिमांड कम हो, चाहे वो प्रिकॉशनरी हो रही है, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो रही है या ट्रांजेक्शनरी हो रही है। बेसिकली हम यहाँ पे स्पेक्युलेटिव और ट्रांजेक्शनरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मनी डिमांड विल लोअर डाउन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, दैट्स व्हाई इनकम तो इंक्रीज कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो इसका राइट अप लिख लेना। ठीक है, मैं इसका राइट अप लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए। आई होप आप सबके पास कॉपी पेन है। एन इंक्रीज इन इनकम, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन पहले लिखिए, वाई एलएम कर्व, या हो सकता है क्वेश्चन में एलएम शेड्यूल करके भी पूछा जाए। तो एलएम कर्व या एलएम शेड्यूल पूछा जाए तो भी यही आंसर लिखेंगे आप, स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। मैं आपको इसका आंसर लिखवाऊंगी जब आप आईएएस की बात करेंगे, अब आप खुद लिखेंगे तब। अपवर्ड टू द राइट, आंसर लिखिए इसका, एट हायर लेवल ऑफ इनकम equilibrium in the money market, equilibrium in the money market occurs at higher rate of interest। ठीक है, ये कि हमने जो लाइन लिखी बेसिकली हमने वही लिखा कि स्लोप ऑफ एलएम कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोप कर रहा है, कि हाइयर इनकम लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, हाइयर है, ये बोल रहे हैं हम। ठीक है, द रीजन लिखिए, द रीजन फॉर the positive slope, for the positive slope of the LM schedule is an increase in income, ब्रैकेट में लिखिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम y0 to y1, ब्रैकेट क्लोज, increases transaction demand for money, full stop, restoring demand to a level equal to the fixed money supply, fixed money supply
आप लोगों ने यहां तक लिखा? ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, आप यहाँ पे पॉज लेकर आप लिख लेना। फिक्स मनी सप्लाई requires that the interest rate be higher. Interest rate be higher. Full stop. The higher interest rate results in a lower speculative demand for money and lowers the ट्रांजेक्शन डिमांड। अब जिनको स्पेक्युलेटिव डिमांड नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो बॉन्ड्स पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हम पैसा रखते हैं ना, दैट इज योर स्पेक्युलेटिव डिमांड। लोअर्स द ट्रांजेक्शन component corresponding to any level of income, corresponding to any level of income, full stop। The interest rate must rise until this decline in money demand is just equal to the initial income induced increase in transaction demand। आप लिख लो, मैं लास्ट लाइन आपको वापिस से समझा दूंगी। ठीक है, काफी लोगों को हो सकता है लास्ट लाइन में कंफ्यूजन हो, आप लिख लीजिए। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, जिसको नहीं, जिसने कोई चीज मिस कर दी है आप देख लीजिए। At higher level of income, equilibrium in the money market occurs at higher interest rate। The reason for the positive slope of the LM schedule is an increase, ये क्या है, increase, an increase in income from Y0 to Y1 increases transaction demand for money। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं Y0 to Y1। restoring demand to a level equilibrium to equal to the fixed money supply। मतलब यहाँ पे हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हमारी मनी सप्लाई इज फिक्स, डिमांड तो, इनकम बढ़ी डिमांड इंक्रीज करेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिस्टोर करना है मनी डिमांड को जितना हमारा मनी सप्लाई है इकोनॉमी में। requires that the interest rate be higher। अगर आपका दिस इज योर मनी सप्लाई, दिस इज योर मनी डिमांड, ठीक है, इनकम के बाद क्या होगा, मनी डिमांड बढ़ती गई, आप इधर से इस पॉइंट पे आ जाओगे। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं करेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, वाई नॉट इनकम पे लेट से वाई वन ले लेते हैं। हाँ, वाई नॉट इनकम पे अगर हमारी मनी डिमांड ये थी और इनकम बढ़ गई तो मनी डिमांड इतनी हो गई, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उतना ही है तो यहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है। इस पॉइंट पे क्या मनी सप्लाई और मनी डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से कौन से पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इस पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट हमारी मनी डिमांड और मनी सप्लाई कर्व क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई कर्व हमारी इंटरसेक्ट करेगी, सो हमें इस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पहुंचेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज मनी सप्लाई इज फिक्स्ड इन द इकोनॉमी। द हायर इंटरेस्ट रेट रिजल्ट्स इन अ लोअर स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी and lowers the transaction component corresponding to any level of income।
द इंटरेस्ट रेट मस्ट राइज, कितना राइज करना चाहिए, अंटिल, जितना हमारा ये जो until this decline in money demand is just equal to the initial income induced increase in transaction demand। मतलब हम इसी लाइन के ऊपर इतना हम इसी लाइन के ऊपर रहेंगे कि मतलब ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दो, हम उतना ही रहें जितना हमारा इंक्रीज हुआ था ना इनिशियली। अगर आप यहाँ पे दिस इज योर मनी डिमांड, इनकम बढ़ी, आपकी मनी डिमांड कितनी हो गई थी, इतनी। ये ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यही हमारा इंक्रीज इन मनी डिमांड हुआ था। हम बेसिकली इतना ही डिक्रीज इन मनी डिमांड करना चाहते हैं, ठीक है। हमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही बढ़ाना है जिसकी वजह से मनी डिमांड उतनी ही कम हो जितना इंक्रीज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन ये हमें बोल रही है। क्लियर? तो अगर अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्यों आपकी एलएम कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप कर रही है, आप बता पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस है, इसको आप पॉज करके रीड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अब आपका। अब हमें जो यहाँ पे देखना है दैट इज द स्लोप ऑफ योर एलएम कर्व, स्लोप ऑफ द एलएम कर्व। अब यहाँ पे एलएम कर्व के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एम डी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन बाई माइनस सी टू आर, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम दो चीजों को देख रहे हैं, हमारे C1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, C2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप स्लोप ऑफ द एलएम कर्व की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे पास दो फैक्टर्स है जो हमें कंसीडर करने हैं while discussing the slope of the LM curve। Number one is the C1 curve। C1 क्या है आपका, ठीक है। C1 आपका क्या है, यहाँ पे हमारा इनकम और मनी डिमांड के बीच में रिलेशन दिखा रहा है कि अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से मनी डिमांड में कितना इंक्रीज हो रहा है, या अगर इनकम में फॉल आ रहा है तो मनी डिमांड कितना फॉल करेगा, यही बता रहा है। अगर आपको C1 के बारे में बात की जाए, C1 shows the relationship sorry between the money demand and the income, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे C1 डेल्टा वाई, C1 डेल्टा वाई अगर आपसे कोई पूछे ये क्या बताएगा, चेंज इन द मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन योर इनकम, ठीक है, दैट इज योर C1 डेल्टा वाई। यहाँ तक क्लियर? अब हमें दूसरा क्या देखना होता है, तो स्लोप ऑफ एलएम कर्व में हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि एक हमारे पास C1 वेरिएबल है और एक हमारे पास C2 वेरिएबल है। यहाँ पे इक्वेशन आपको याद रहेगी, एम डी इज इक्वल टू एम नॉट एस इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1 वाई माइनस C2 आर, दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने देखा C1 और C2। सबसे पहले जब हम C1 की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया, C1 हमें क्या बता रहा है कि अगर आपकी इनकम 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है लेट्स से, तो उसकी वजह से आपकी मनी डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है, लेट्स से
यहाँ पे आपकी जो मनी डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज भी आ सकता है। ठीक है, जब आपकी इनकम अगर फॉल करेगी तो आपकी मनी डिमांड विल फॉल। लेकिन लेट्स से अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से मनी डिमांड इंक्रीज करेगी, बट कितना इंक्रीज करेगा, दिस इज द वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपको एलएम शेड्यूल याद हो तो मैं वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। हमारी इनकम लेट से यहां से शिफ्ट होकर कितनी हो जाती है, Y1 पे। हम यहाँ पे आ जाते हैं Y1 में। अगर हमारी इनकम की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा राइज करना पड़ेगा, सो दैट हमारी इकोनॉमी में मनी डिमांड और मनी सप्लाई की वैल्यू क्या हो, बरा इक्वल हो सके। अभी मैंने आपको सारा बताया। ठीक है, जैसे अगर आप एक फिगर आप ये दिमाग में रखो, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज योर मनी सप्लाई, दिस इज योर मनी डिमांड, और लेट्स से दिस इज द गैप। अब गैप यहाँ पे कम है, जब हमारा इनकम कम इंक्रीज करती है, एम डी वाई नॉट, एम डी Y1। इनकम अगर हमारी इंक्रीज की, दोनों केसेस पे इंक्रीज की, बट इस केस पे हमारी इनकम ज्यादा इंक्रीज की, बट इस केस में हमारी इनकम एज कंपेयर टू दिस कम इंक्रीज की। तो यहाँ पे जब इनकम कम इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कब बने पड़ेगा, जब आपकी C1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जब भी हमारी C1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उस समय बोलेंगे कि यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कब बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा, जब हमारी C1 की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। The higher the value of C1, ठीक है, the larger the upward adjustment in the interest rate required to restore total money demand to the level of the fixed money supply. I repeat, आप लिखना चाहते हो लिख लो, मैं आराम से बोलती हूँ यहाँ पे। The interest rate will have to rise. The interest rate will have to rise by enough to offset this income induced increase in money demand, to offset this income induced increase in money demand, full stop. The higher the value of C1, the higher the value of C1, the larger the upward adjustment in the interest rate required to restore total money demand to the level of fixed money supply, to the level of fixed money supply, full stop. क्लियर? बस इतना ही लिखना था। अगर आपका कोई वर्ड मिस हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी वापस से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। द इंटरेस्ट रेट विल हैव टू राइज बाय एनफ टू ऑफसेट दिस इनकम induced increase in money demand, full stop. The higher the value of C1, comma, the larger the upward adjustment in the interest rate required to restore total money demand to the level of fixed money supply. क्लियर? आप लोगों ने लिखा C1 के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हमें दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, हमें अब चाहिए C2। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जो मैंने आपको लिखवाया है वहीं से, C1 डायग्राम पे आइए। दिस इज योर मनी डिमांड एट Y0, दिस इज योर मनी डिमांड एट Y1। हम बोल रहे हैं जितना ज्यादा हमारा C1 की वैल्यू होगी, जिसकी वजह से दिस C1 डेल्टा Y इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। तो जितना ज्यादा आपका C1 होगा, उतना ज्यादा आपकी जो LM कर्व है वो उतनी ज्यादा स्टीपर होगी, क्योंकि वो वर्टिकल को अप्रोच करेगी। याद रखना, द हायर द वैल्यू ऑफ C1, द स्टीपर विल बी द LM शेड्यूल। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा हमारा आता है C2। C2 हमारा क्या डिटरमिन करता है, वापिस से इक्वेशन लिखिए।
मनी डिमांड इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1Y माइनस C2R। C2 हमारा बताता है मनी डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप। इट डिटर्मिन्स द चेंज इन मनी डिमांड फॉर अ गिवन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। आपको इक्वेशन से दिख रहा है, ये आपका कौन बता रहा है, C2। ठीक है, तो कितना चेंज आ रहा है, इट इज C2 इज इक्वल टू डेल्टा MD डिवाइडेड बाय डेल्टा R। ये याद रखना इसकी इक्वेशन, ठीक है, माइनस C2 की वैल्यू है ये आपके पास। क्लियर, आप लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जितनी ज्यादा C1 की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, LM शेड्यूल क्या होगा, उतना ज्यादा स्टीपर होगा। ठीक है, स्टीपर होने का मतलब क्या है, ठीक है, मैं आप बहुत बार आप लोगों को ये चीज बोलती हूँ। अगर कोई कर्व स्टीपर है, इसका मतलब वो वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच कर रही है। वो क्या कर रही है, वो वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच करेगी। और अगर हम बोल रहे हैं हमारी कर्व फ्लैटर है, तो हमारी हम क्या बोल रहे हैं, हमारी कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अप्रोच करेगी। क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अप्रोच करेगी। अब यहाँ पे वापिस से आइए, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज योर क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी LM कर्व को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज योर मनी डिमांड एट लेट से Y0 इनकम, दिस इज योर मनी डिमांड एट Y1 इनकम, दिस इज योर मनी डिमांड एट Y2 इनकम। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास R0, R1, R2, ये पॉइंट्स हैं। अगर हम Y0 R0, Y1 R1 कॉमा Y2 R2 को एक कर्व में प्लॉट करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है LM कर्व। ठीक है, तो हमारे पास LM कर्व कैसा आया, दिस इज इनकम, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज योर LM कर्व। ठीक है, एक हमारे पास ये LM आया, ठीक है, एक हमारे पास ये LM आया। अभी एक और LM मैं ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी, दिस इज योर मनी सप्लाई दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना, गैप मैंने कम कर दिया। ठीक है, MD Y0, MD Y1, MD Y2। जब हमने गैप कम किया तो हम लोगों ने बोला हमारी जो कर्व है वो फ्लैटर आएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारी LM कर्व कैसी आ रही है, फ्लैटर आ रही है। तो यहाँ पे एक कर्व मैंने आपके साथ फ्लैटर ड्रॉ की, एक कर्व मैंने आपके साथ कैसी ड्रॉ की, स्टीपर। ठीक है, वर्टिकल एज कंपेयर टू दिस कर्व। अगर हम ये वाली कर्व देखें तो आपको क्या दिखेगा, समहाउ वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच कर रही है, इट इज नोन एज स्टीपर कर्व। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टीपर। तो जब हमारी कर्व स्टीपर होगी वो हमें क्या बताएगी, इट रिप्रेजेंट्स लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन मनी डिमांड, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, आप लोगों ने ड्रॉ किया यहाँ तक, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड आप लोगों ने किया। और उसी तरीके से जो हमारी दूसरी कर्व है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कर्व बताई थी ये वाली, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। क्या करेंगे, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है यहां तक। ठीक है, यहां तक लिखा। मैंने इसके लिए क्या बोला, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, एंड इसके लिए पुराने के लिए मैंने क्या बोला, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे
कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, मैं बाकी सभी रेज कर रही हूँ। जब भी आपको कोई बोलेगा लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जब भी हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द मनी डिमांड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमने बोला लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इसका मतलब क्या है, इट मीन जो आपका चेंज इन इंटरेस्ट रेट है, ये हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज R0 से R1, R1 से R2। ठीक है, जो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द अमाउंट ऑफ मनी पीपल वांट्स टू होल्ड। ठीक है, इंक्रीज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव अ, लिख लो, हैव अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी people want to hold, on the amount of money people want to hold, लिखा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इट इज लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी। दैट्स वाई जो हमारा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है बैंक, तो पीपल आर नॉट विलिंग कि वो बैंक के अंदर जाकर सेव करे। ठीक है, लोग जाना ही नहीं चाहते। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कम ऑफर कर रहा है लोगों को, तो वो जाना ही नहीं चाह रहे बैंक में। लेकिन बैंक तो चाह रहा है कि लोग अपना खर्चने की जगह पैसा हमारे पास लगाए, गवर्नमेंट ये चाह रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है इन केस ऑफ लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करवाना पड़ रहा है, मार्केट के अंदर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोगों को, सो दैट वो अपने पास पैसा ना रख के बैंक्स के अंदर पैसा रखना शुरू हो जाए। तो लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब भी बात आती है, तो याद रखना यहाँ पे ये जो मैंने आपके साथ कर्व बनाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप ज्यादा होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम इस कर्व में आए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, गैप कम होता हुआ। ठीक है, रेट ऑफ गैप क्या दिख रहा है हमें, रेट कम होता हुआ, R0, R1, R1 से R2। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो लोग बैंक में जाएंगे पैसा रखने। तो 10,000 में से लेट से अगर वो 6,000 अपने पास रखते हैं, 4,000 बैंक में रखेंगे, तो नाउ दे हैव ओनली 6,000 विद देम। ठीक है, तो अब मनी डिमांड ऑटोमेटिकली विल फॉल। तो कहने का मतलब यही है इस बात का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप चीजें समझ आ रही हैं। अगर इस चीज में आपको फिर भी डाउट होगा, आप मुझे फ्री होकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड की बात करेंगे, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इस समय हम क्या बोल रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी है, कम भी है, इनफैक्ट उस समय भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है ऑन द मनी डिमांड। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी कर्व कैसी आती है, हमारी कर्व आती है एट दैट टाइम फ्लैटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अगर हमारा लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, तो कर्व कैसी आएगी, स्टीपर। क्लियर, यहाँ तक लिखा आप लोगों ने। ठीक है, कोई डाउट होगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सो दैट आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग लेक्चर्स। अब यहाँ पे देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस। नंबर वन इज, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, C2 इज इक्वल टू जीरो। हम क्या बोलेंगे, C2 इज इक्वल टू जीरो। C2 हमें क्या बताता है, इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप यही बताता है। इसका मतलब जब C2 की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, इसका मतलब मनी डिमांड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, मनी डिमांड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इसको हम लिखते हैं व्हेन मनी डिमांड इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक इज कंप्लीटली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, कंप्लीटली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। वापिस से इक्वेशन में आइए।
ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस, आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट इन इलास्टिक इक्वेशन में आइए, मनी डिमांड इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1Y माइनस C2R। अगर हमारे C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब मैं यहां से, इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यही मतलब हुआ। नाउ मनी डिमांड की वैल्यू और इसको मैं इक्वल कर सकती हूँ मनी सप्लाई के, बिकॉज इक्विलिब्रियम में यही होता है। और अगर मुझे मनी सप्लाई की वैल्यू निकालनी है, दिस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, बिकॉज मनी सप्लाई इज फिक्स, तो इससे मेरे मनी सप्लाई गिवन है इकोनॉमी में, तो मैं इससे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। y इज इक्वल टू एम नॉट एस माइनस सी नॉट अपॉन C1। मैंने एडजस्ट किया, सी नॉट को इधर ले गए, डिवाइड किया C1 से। अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जब हम LM का ड्रॉ करते थे तो हमारी इनकम होती थी यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, लेकिन हमने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा कोई कोई हमारा लेना देना नहीं है, और हमें वन यूनिक वैल्यू ऑफ इनकम मिल रही है, वन यूनिक वैल्यू ऑफ इनकम मिल रहा है। तो यहाँ पे लेट से दिस इज द पॉइंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, हमारा जो इकोनॉमी में इनकम का लेवल रहेगा वो यही रहेगा, ये। तो आपका LM कैसे आ जाएगा? LM आपका परफेक्टली वर्टिकल आएगा, स्टीपर आएगा। इसको हम लोग क्लासिकल केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? क्लासिकल केस। ठीक है, क्यों क्लासिकल केस कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं भी आपको बता देती हूँ व्हाई इट इज नोन एज क्लासिकल केस, बिकॉज अगर आपने क्लासिकल थियरी पढ़ी होगी तो क्लासिकल थियरी के ऊपर मनी डिमांड डिपेंड करती है सिर्फ इनकम के ऊपर। इन द क्लासिकल थियरी मनी डिमांड डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर? ऑन द इनकम ओनली। क्लियर? लेकिन यहाँ पे भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली गायब हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमारा जो मनी डिमांड है वो डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर। दैट्स व्हाई इस केस को आप क्या कहेंगे? इट इज नोन एज क्लासिकल केस। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, एक और हमारा केस है जहां पे हम क्या बोलते हैं, हमारी जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है दैट इज C2, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ये एक अलग से सेपरेट केस है, अगर आपको पढ़ना होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, सो दैट मैं आपके लिए इसको एक शॉर्ट वीडियो में आपको समराइज करूं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो मैं आपको अलग से तभी बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हाँ हमें इस केस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हमारा LM चलेगा, IAS फिर मैं साथ में ही कंटिन्यू कर दूंगी इफ पॉसिबल। क्लियर? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।